हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सर? बढ़िया, एकदम पक्का। अच्छा सर, एक बात बताना यार, अभी तक हम लोगों ने कूलाम्स लॉ तक की स्टडी कर ली है ना? लास्ट वीडियो में शायद हमने कूलाम्स लॉ ही डिस्कस किया था, बोलो, है ना? अच्छा सर, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स की करने वाले हैं, ठीक है? और एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, अब आज जो वीडियो में न्यूमेरिकल्स उठाए गए हैं वो आरबीएसई के हैं, मतलब राजस्थान बोर्ड की बुक के हैं, क्लियर? तो अगर सीबीएसई वाला कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है तो उसको इन न्यूमेरिकल्स को एज अ प्रैक्टिस सेशन लेकर के चलना है कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है न्यूमेरिकल्स की, क्लियर? और आरबीएसई वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम उसकी बुक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गई सर बात? चलिए, दूसरी बात बच्चों, ये वीडियो बोथ मीडियम्स के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं तो न्यूमेरिकल में मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द होल पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल, वी आर जस्ट सॉल्विंग दैट, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट, ठीक है? तो हम उनको जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, उनको सॉल्व करके पूरा पैटर्न नहीं पढ़ रहे। क्लियर होगी सर बात? पक्की बात है? श्योर हो? चलिए सर, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो। आप पेन कॉपी बाहर निकाल लें, दिमाग से सारी टेंशन को दूर कर लें, ध्यान बोर्ड पर और कान मेरी आवाज पर। क्लियर हो गया सर? चलिए सर, एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग, बुक निकाल करके सामने रख लें ताकि न्यूमेरिकल्स देख पाएं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जांपल 1.1 अकॉर्डिंग टू आरबीएसई बुक, ठीक है? तो सर 1.1 एग्जांपल की बात करें तो 1.1 बोलता है किसी स्फीयर को 1 कूलम से पॉजिटिव चार्ज करना है, किसी स्फीयर को 1 कूलम से पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक है? अब उसको जब पॉजिटिवली चार्ज करूंगा तो उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या क्वेश्चन है सर? मान लो कोई स्फीयर है और इस स्फीयर से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, ठीक है? तो कितना चार्ज इससे निकाल लिया होगा सर मैंने? Ne। कितना नेगेटिव चार्ज इससे बाहर निकाल लिया मैंने? Ne के बराबर। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो E के बराबर का चार्ज निकालता। मान लो मैंने n इलेक्ट्रॉन निकाले तो Ne के बराबर का नेगेटिव चार्ज मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? नेट प्लस Ne के बराबर। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में मुझे बोला है कि सर ये Ne इक्वल होना चाहिए 1 कूलम के। बोलो सर, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 1 कूलम से पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इस स्फीयर पर चार्ज कितना होना चाहिए? नेट 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। क्लियर? तो सर यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 1/1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। E की वैल्यू रख दी मैंने, 1 में E होएगा ना, E की वैल्यू रख दी है। आप यहां से सॉल्व कर लेना सर जल्दी से, जो भी आंसर आता है आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्फीयर। बात समझ में आ गई? आंसर विल बी 6.25 into 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे अगर 1 कूलम चार्ज लाना है तो। क्लियर हो गया सर बात? पक्की बात है? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सर। नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट को इतना चार्ज किया जाता है कि उसके मास में 9.1 नैनोग्राम से इंक्रीजमेंट हो जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज किया, एग्जांपल 1.2 की बात हम लोग कर रहे हैं। किसी बॉडी को, ये कोई बॉडी थी, मैंने इसको चार्ज दिया, ठीक है? कुछ चार्ज दिया कि तो देखने को क्या मिला, इस बॉडी का जो नेट मास था, उस मास में जो इंक्रीमेंट हुआ वो था 9.1 नैनोग्राम। कितना मास बढ़ गया सर? 9.1 नैनोग्राम, ठीक है? अब एक चीज सोचो, यहां से पॉइंट हमें क्लियर हो सकता है जो शायद हमारी नोटबुक में होना चाहिए, नहीं है तो नोट कर लेना, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट का मास कब बढ़ता है, किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कब बढ़ता है? कब बढ़ता है? जब उसको कोई ऑब्जेक्ट देंगे या उससे कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, ठीक है? और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो मैंने कुछ अमाउंट ऑफ मास, कुछ द्रव्यमान उसका बाहर निकाल लिया ना, तो उसका द्रव्यमान तो कम हो जाएगा, है ना? अगर ऐसे ही मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो उसको मैंने एक एक्स्ट्रा द्रव्यमान, एक्स्ट्रा मास दे दिया ना, तो उसका मास बढ़ जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? कितने का इंक्रीमेंट होता है, मतलब मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दिए। बात समझ में आ रही है? मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, क्लियर? और टोटल कितना मास दिया है? 9.1 नैनोग्राम के बराबर का मास दिया। क्लियर हो गई क्या सर बात? बोलो, पक्की बात है क्या? तो एक चीज नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्या कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है? तो उसका मास डिक्रीज करता है, क्लियर? और अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका मास इंक्रीज करता है। क्लियर हो गई सर बात?
100%। चलिए सर बात करते डेल्टा एन। मान लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने इस बॉडी को दिए, ठीक है। तो यार n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का मास, n इलेक्ट्रॉनों के बराबर का मास इसका बढ़ गया होगा, उतना द्रव्यमान इसका बढ़ गया होगा ना। तो मतलब ये जो द्रव्यमान में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, वृद्धि देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं n ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर होनी चाहिए, है ना। n इंटू मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन देखता तो कितना मास बढ़ता, n की मैंने n दिए तो कितना मास बढ़ेगा, n इंटू n है ना। n की वैल्यू आप जानते हो सर, डेल्टा n कितना दिया है, नैनोग्राम। 9.1 इंटू नैनो का मतलब होता है सर -9 है ना। और ग्राम की बात कर रहे हैं तो -3 और लगा दो सर। ये तो नैनो का मतलब हुआ -9, ये कितना मतलब हो गया, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया, मतलब अब ये टोटल चीज किस में कन्वर्ट हो गई, किलोग्राम में। क्लियर। इक्वल्स टू n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू मैं जानता हूं 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सर, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। किलोग्राम की बात हो रही है, दो चीजें तभी इक्वल हो सकती है जब उनकी यूनिट्स इक्वल हो। तो अगर इधर किलोग्राम है तो इधर भी किलोग्राम होना चाहिए, और आधा डालो की सारी चीजें एलकेएस सिस्टम में चले, एसआई सिस्टम में चले। क्लियर। अच्छा सर यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये -12 हो गए, ये -12, 9.1 से 9.1 कैंसिल, इधर बचेगा 10⁻−12, 10⁻−31 को इधर ले आओ तो 10⁻−31 इक्वल्स टू n, ठीक है। इससे सर ये पावर कैंसिल हो जाएगी, -19 टाइम्स, ये ऊपर आ जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻−19 सॉरी +19। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन आपने उस ऑब्जेक्ट को दिए हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन आपने उस ऑब्जेक्ट को दिए हैं। क्लियर हो गई सर बात। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने उस ऑब्जेक्ट को दिए। कितना आंसर आ रहा है, 10⁻19, 10⁻+19। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि इस पर जो चार्ज आया होगा वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यार ये बात तो क्लियर हो गई ना कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तभी तो मास बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो इसका मतलब इस पर नेट चार्ज नेगेटिव आएगा। कितना आएगा सर, कितने इलेक्ट्रॉन दिए वो बता दो, है ना। तो जो चार्ज आएगा इस पर वो कितना आएगा सर, Q = NE, बोलो, है ना। तो Q = NE, n कितना है सर, 10⁻19, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 सर, +19 और -19 कैंसिल हो गए, कितना बच गया, 1.6 कूलम। तो इस पर Q नेट कितना आया सर, 1.6 कूलम। कैसा, नेगेटिव, माइनस का। क्यों सर माइनस का क्यों है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, इससे निकाले नहीं है, दिए। बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 1 कप ऑफ वाटर, जिसमें 250 ग्राम है, ठीक है, 250 ग्राम वाटर है, कितनी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। आपसे पूछा है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा। क्लियर, ध्यान देना यार, एग्जांपल नंबर 1.3 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में मुझे दिया है 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर मतलब पानी दिया है कितना, 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम पानी, और मुझसे पूछा है कि इसमें कितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा। यार एक बात बताओ, आप कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें अगर नेट चार्ज नहीं है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लूं तो नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा, तभी तो उस पर नेट चार्ज नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, पक्की बात है ना। अच्छा तो एक बात बताना यार, 250 ग्राम वाटर की बात हो रही है, इसका मतलब 250 ग्राम H2O की बात हो रही है, 250 ग्राम H2O की बात हो रही है क्या, है ना। और एक बात सुनो, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब पानी के एक अणु में, एक अणु की बात हो रही है, केवल एक अणु में, ठीक है, एक अणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ऑफ वाटर, पानी मतलब H2O, ठीक है, कितने होते हैं सर। सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसमें एक प्रोटॉन, कितने हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है सर, बोलो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है सर, 8 होता है ना, 8 तो इसमें हो गए, ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन के हो गए, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए 10। एक अणु की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है 10। क्लियर। अब मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाए कि टोटल कितने अणु
पास, कितने में, 250 ग्राम में, तो बात बन जाएगी सर। बोलो, उससे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 250 ग्राम में मॉलिक्यूल या मोल कितने हैं। मोल समझते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होता है यार ये तो हमने, है ना यार। एक मोल का मास क्या होता है, इसके मोलर मास के बराबर, अणु का मोलर मास, आणविक द्रव्यमान, है ना। क्या होता है सर आणविक द्रव्यमान इसका, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए, 2, 1 और 1 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18, मतलब एक मोल का मास कितना हो गया, मास ऑफ द्रव्यमान किसका, 1 मोल, 1 मोल H2O का, 1 मोल का मास कितना हो गया सर, 18 ग्राम। तो इस 250 ग्राम में कितने मोल होंगे, इस 250 ग्राम में H2O के कितने मोल होंगे। देखो सर, मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल के कितने मोल होंगे इन 250 ग्राम ऑफ H2O। पानी के 250 ग्राम में कितने मोल होंगे सर, एक मोल में इतना वजन है, 250 टोटल दिया है मुझे, तो 250 अपॉन में 18 कर दूं क्या, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है सर, एक मोल, एक 250 ग्राम में कितने मोल है, तो ये मोल आए, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लगाना है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब अणुओं की संख्या को पता लगाना है। एक मोल में कितने अणु होते हैं, बोलो। अब मैं लिख रहा हूं सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे सर नंबर ऑफ मोल्स, इतने तो मोल है, और एक मोल में कितने होते हैं सर, 6.02 into 10 raised to the power 23। बोलो सर इतने होते हैं क्या, बताओ, 6.023 into 10 raised to the power 23 यही होते हैं ना। इसको आगे तक लिखो चाहे मत लिखो, चलो लिख लो, क्लियर हो रही है ना बात। अच्छा, तो 250 अपॉन में 18 into 6.023 into 10 raised to the power 23। सर ये क्या आया है, ये आया है कि H2O के कितने अणु हैं, ये आया है कि H2O के कितने अणु हैं, यार ये क्या था, ये था H2O के कितने मोल हैं, ठीक है, ये मोल थे। एक मोल में कितने होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या आ गया, टोटल अणु, क्लियर, कुल अणु आ गए H2O के। सर एक अणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं, तो इतने अणुओं में कितने प्रोटॉन होंगे बताओ। तो मैं बोल दूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी सर, इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, 250 अपॉन में 18, ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स इनटू 10, ये आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। अब यार ये नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए ना, ये आए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉनों की संख्या है। मुझे टोटल चार्ज चाहिए, यार एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इतने प्रोटॉनों पे कितना हो जाएगा, उस चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बोलो। तो उस चार्ज को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल चार्ज, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनका कितना हो जाएगा सर। प्रोटॉन्स की बात करो या इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, बात तो एक ही है क्या, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉनों का नंबर भी यही है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी यही है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल आएंगे, तभी तो नेट चार्ज, परिणामी आवेश 0 हो जाएगा, है ना। देखिए सर, तो 250 अपॉन में 18 इंटू में 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इंटू 10, ये तो हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको सर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई और कर दूं, बोलो, है ना। अब सर आपको इसको सॉल्व करना है, कर दोगे क्या, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लेना, आंसर आएगा 1.337 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 कूलम। आंसर जो आएगा क्यों, वो आएगा 1.337 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 कूलम। सॉल्व करके देख लेना खुद से, बोलो सर बात समझ में आई क्या, पक्की बात है, 110% श्योर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर कि हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो हमसे पूछा है कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलॉम फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू बताइए, उसका मान बताइए, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1.4, सर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उस
मॉलिक्यूल में यहाँ पर मान लो प्रोटॉन है, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे गिवन है r। इस पर भी चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पर, स्मॉल e होता है, और इलेक्ट्रॉन पर भी कितना होता है, स्मॉल e होता है ना। अब ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं, ये e प्लस है, ये माइनस है, तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लगेगा, दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा विपरीत प्रकृति पर, ठीक है। अच्छा सर मान लो वो फोर्स लग रहा है Fe, मुझे यही निकालना है, मुझे क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है 5.3 × 10⁻11 मीटर, इसकी वैल्यू गिवन है 5.3 × 10⁻11 मीटर, ठीक है, मीटर। अब आपको Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो देखो यार फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो सर Fe K की वैल्यू 9 × 10⁻9, ठीक है। Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू भी 1.6 × 10⁻90 और Q2 की वैल्यू भी 1.6 × 10⁻90, ठीक है। जो डिस्टेंस है ना सर, ये डिस्टेंस आप बुक में सही कर लीजिएगा, एक्चुअली ये +11 मीटर नहीं है, ये -11 मीटर है। क्वेश्चन में अगर -+11 लिखा हुआ हो तो प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है, इसको सही कर लेगा। तो r का स्क्वायर मतलब 5.3 × 10⁻11 × 5.3 × 10⁻11। क्लियर है सर बात, बोलो सर। इसको सॉल्व करना है, -11 यहाँ पर 10⁻8 बचेगा, इससे इसको कैंसिल कर दो, 10⁻8 बचेगा, ये प्लस का 9 है, इससे ये तो कैंसिल हुआ ही, यहाँ पर एक पावर और कैंसिल, यहाँ पर बच गया -7, ठीक है। अब जो चीजें बच रही है वो सॉल्व कर लो, क्या क्या बच रहा है सर, 9 × 1.6 × 1.6 अपॉन में 5.3 × 5.3 और 10⁻⁻, सारे मैं सॉल्व कर चुका हूँ, नेट बच गई 10⁻⁻7। बोलो सर क्लियर हुई के बाद। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा सर Fe 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। मतलब आंसर इसका सॉल्व करने पर 0.82 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 0.82 आएगा, ठीक है, 0.82, यहाँ -7 है तो उसको 8.2 × -8 लिख सकता हूँ। तो ये आ गया सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हाइड्रोजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर हो गया सर बात। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा है सर, इन्हीं दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालो और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करो किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्लियर हो गया सर बात। आपसे पूछा है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो सर उसके लिए आपको इन दोनों के मास पता होने चाहिए। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में मास पता होना चाहिए सर, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ मुझे क्या होते हैं, हरी आप जल्दी से बताओ मुझे क्या होते हैं। याद होने चाहिए आपको, याद नहीं है क्या, बोलो यार, सबको याद होते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अभी पढ़ा हमने, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का कितना होता है सर, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है सर। 11th में ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg, उसको लिखते हैं G(m1n2) अपॉन में r², लिखते हैं क्या। तो सर Fg जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, G की वैल्यू बोलो, G की वैल्यू 9. बोलो, अरे G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो, 6.67 × 10⁻11। m1 की वैल्यू 1.67 × 10⁻27 माइनस में इंटू 9.1 × 10⁻31 अपॉन में r का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस कितनी है, 5.3 × 10⁻11 इंटू 5.3 × 10⁻11। सर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा Fg, आपको आंसर मिलेगा 3.6 × 10⁻47 न्यूटन, 3.6 ×
इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। अब आपको कंपेयर करना है, इतना तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनके बीच जो अट्रैक्ट कर रहा है, और इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उनके बीच जो अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है तो F E अपॉन में F G, दोनों को डिवाइड कर दो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी 8.2 इंटू 10⁻⁸ माइनस 8, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की 3.6 इंटू 10⁻⁻47। इसको सॉल्व करोगे तो F E अपॉन में F G इक्वल्स टू कितना आएगा 2.27 इंटू 10⁻39, 2.27 इंटू 10⁻39। सर इस F G को यहाँ से हटा दो क्या, यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूं क्या, ये हो गया कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन हुआ सर कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 गुना है, 39 टाइम्स है। यार 10 की बात 39 का मतलब समझते हो, बहुत बड़ी बात है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है, आप उसको ना भी गिनो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अच्छा तो बोर्ड पर 4 क्वेश्चंस लिखे हुए, 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जल्दी से नोट करें सर, वीडियो को पॉज करें और नोट करें जल्दी से। मिटाए सर। नेक्स्ट देखिए सर 1.5 क्वेश्चन बोलता है कि दो पॉजिटिव आयन्स हैं वो आपस में इतने के फोर्स से, सर मुझे बोला है कि दो सेम है, Q1 और Q2 इक्वल है, जिसको मैं Q मान लेता हूँ। उन दोनों के बीच में फोर्स मुझे गिवन है, ठीक है, और डिस्टेंस भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। क्वेश्चन नंबर समझ लो सर, एग्जांपल 1.5 आप खुद से करोगे है ना। क्या कि सर फोर्स इक्वल्स टू मैं जानता हूँ क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, F R स्क्वायर, इधर ला रहा हूँ R स्क्वायर को, अपॉन में K इक्वल्स टू Q1 और Q2 सेम होंगे तो Q का स्क्वायर। सर F आपको गिवन है, R स्क्वायर आपको गिवन है, R गिवन है आपको क्वेश्चन में, देख लेना, ठीक है, और K की वैल्यू आप जानते हो, तो आप इसको सॉल्व करके Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। बोलो Q की वैल्यू मिल जाएगी ना यहाँ से, पक्का कर लोगे। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 1.6 वैक्यूम में दो पॉइंट चार्ज हैं जिनके बीच का फोर्स दिया है मुझे। सर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि कोई चार्ज है जिनके बीच में आपने कोई आवेश रख दिया। एक देखो ध्यान से, कोई पॉइंट चार्ज थे दो, उनके बीच में फोर्स लग रहा था पहले 18 न्यूटन, ठीक है। अब आपने इन दोनों चार्जेस के बीच में एक एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, कितने की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 6 है, ऐसा कोई मीडियम, ऐसा एक ग्लास मीडियम भर दिया, एक कांच की पट्टी रख दी बीच में, ठीक है, ग्लास की रॉड रख दी, ठीक है। अच्छा अब पूछा है कि अब फोर्स क्या होगा नया, तो सर आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन r इक्वल्स टू क्या होता है, F इन मीडियम अपॉन में F इन वैक्यूम होता है क्या। बोलो ये मुझे वैक्यूम का फोर्स गिवन है, सॉरी उल्टा लिख दिया, F इन वैक्यूम अपॉन में F इन मीडियम, ये होता है ना। सर यहाँ से F इन मीडियम चाहिए, अब मीडियम आ गया ना बीच में, तो ये निकालना है, कितना हो जाएगा सर, वैक्यूम में अपॉन में एप्सिलॉन r, वैक्यूम में 18 अपॉन में एप्सिलॉन r की वैल्यू 6, आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन। क्लियर हो गया सर बात, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पक्की बात है क्या, बोलो 110% पक्का। अच्छा देखिए सर नेक्स्ट 1.7 दो चार्ज है मेरे पास, Q1 2 कूलम और Q2 दोनों पॉइंट्स दिए 2 मीटर 1 मीटर, Q1 है 2 कूलम जो कि प्लेस है 2 मीटर 1 मीटर,
ये पॉइंट है जहां पर वो रखा हुआ है, ठीक है। Q2 है -5 कूलम, ये प्लेस्ड है -2 पर कॉमा 4, ठीक है। अच्छा, मुझसे पूछा है Q2 पर Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, मुझसे पूछा है Q2 पर Q1 के द्वारा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछा है मुझसे F21 फोर्स ऑन 1 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये मुझसे पूछा। क्लियर है क्या सर? 2 पर पूछा है, मतलब ये इस पर फोर्स लग रहा है, तो मान लो इसको मैंने पॉइंट मान लिया P, इसको मैंने पॉइंट मान लिया A, तो A से B की तरफ लगेगा। पहले तो ये पता लगाओ सर कि दोनों चार्जेस प्लस माइनस अपोजिट नेचर के हैं। मान लो यार A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो सर Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है ये मुझसे पूछा है। दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत नेचर के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो सर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का लगेगा। F21 वेक्टर ये होगा, ठीक है। और F21 वेक्टर क्या होगा देखिए सर, तो F21 वेक्टर को लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा सर? K Q1 Q2 अपॉन में R² इनटू में R, सर ये 2 है, ये 1 है, 2 से 1 की तरफ, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, तो R12 का क्या है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2, पोजीशन वेक्टर टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, ठीक है। टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 की तरफ, 1 की तरफ 2 से, क्लियर हो गई ना बात? तो इसको मैं R12 लिखता हूं। ये मैं डायरेक्शन क्यों लगाई है? क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। अगर मैं दिशा और लगा दूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? सदिश बन जाएगा। और मुझसे सदिश पूछा, क्लियर हो गई सर बात? सर पहले तो मुझे R12 वेक्टर बताओ, R12 वेक्टर क्या होगा? R12 वेक्टर क्या होगा? सर R12 वेक्टर 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, तो फाइनल कौन सा है? फाइनल ये है और इनिशियल ये है। भाई ये तो अंतिम है ना, यहां तक जाना है, यहां से जाना है, तो प्रारंभिक ये, अंतिम ये, ठीक है। तो अंतिम में से प्रारंभिक के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, अंतिम में से प्रारंभिक, अंतिम कौन सा है? पहले वाला, तो 2 माइनस माइनस 2 4 आएगा, 2 माइनस माइनस 2 4 आएगा, इसमें x में आ रहा है तो i कैप, ठीक है। 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, तो माइनस 3 j कैप, ये आ गया आपका वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगी। बोलो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 25 का स्क्वायर रूट ले लो 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी मिल गई? 5 मीटर मिल गई, क्लियर? अच्छा बच्चों R12 कैप चाहिए, R12 कैप चाहिए तो क्या होता है? सर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड कर दो। बोलो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर की तो डायरेक्शन होती है ना। डिवाइड करो जरा, कितना आएगा? 4i कैप माइनस 3j कैप अपॉन में 5, ठीक है। चलिए वैल्यू रखें सर, k की वैल्यू 9 × 10 raised to the power 9, q1 q2 की वैल्यू 2 × 5 अपॉन में r² की वैल्यू 5 × 5 इनटू में 4i कैप माइनस 3j कैप अपॉन में 5, क्लियर हो गए? 5 से 5 कैंसिल, बोलो कितना हो जाएगा? 9 × 2 18 इनटू 10 raised to the power 9 अपॉन में 5 × 5 25, और यहाँ पर क्या है? 4i कैप माइनस 3j कैप, क्लियर होगी बात? बोलो पक्की बात है ना? अच्छा सर इसको सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, फाइनली तो आंसर आ चुका है, इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आराम से आगे। बोलो कर लोगे क्या? पक्की बात है? बोलो 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 जल्दी से, आंसर आएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्लियर? याद रखना है, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें शायद एक क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है आपके, आपको जहां पर ये चार्जेस दिए हुए 2 कूलम और -5 कूलम, इनके साथ में कुछ हिडन है, कुछ प्रिंटेड नहीं है बुक में, ठीक है। तो वो चीज क्या है सर? वो चीज है माइक्रो कूलम, ठीक है, वो चीज है माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अगर आप इनको माइक्रो कूलम लेकर के चलोगे तो लास्ट में बस 10 raised to the power -6 इसके साथ, 10 raised to the power -6 इसके साथ, तो नेट 10 raised to the power -12 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उससे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जो बुक में गिवन है। बात समझो मेरी,
है ना, -6 भाई इस दो को मैं क्या लिखूंगा, इस दो को मैं लिखूंगा 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, कब, जब माइक्रो कूलम होगा, ठीक है। ऐसे इस -5 को क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा -5 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये दोनों जब वहां आएंगे तो -6 और -6 -12 आएगा एक एक्स्ट्रा, -12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻³ बनेगा, तो फाइनल आंसर में -4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 कूलम और 5 कूलम लेकर के चलूंगा तो आंसर ये आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। बात समझ में आ रही है क्या, पक्की बात है ना, तो आंसर इसमें से कुछ आएगा। क्लियर हो रही है ना, 110% क्लियर हो रही है ना, ओके। तो चीजों का ध्यान रखना है, मेथड ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत किए हैं, ठीक है। चलिए मिटाएं क्या, इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। मिटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, दो पॉइंट स्फीयर हैं, बहुत छोटे साइज के स्फीयर है जिनका मास 200 ग्राम भी है, दोनों ही एक कॉमन पॉइंट से इंसुलेटिंग थ्रेड से लटके हुए हैं, ठीक है। मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम कुछ ऐसा है सर, मान लो ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, इससे आपने दो चार्जेस को, दो स्फीयर्स को लटकाया हुआ है, एक स्फीयर ये रहा और एक स्फीयर ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब आपसे पूछ रहा है, आपको इनकी लेंथ गिवन है, स्ट्रिंग्स की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, मान लो इसकी लेंथ में L मान लेता हूं, दोनों की ही क्या है L, ठीक है। आपसे पूछा है कि जब इन दोनों पर चार्ज सेम है, इन दोनों पर चार्ज सेम है, क्यों, दोनों का मास भी सेम है m, जो 200 ग्राम है, ठीक है। L की लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर, कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में पाए गए तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी d, वो d थी सर 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रही है क्या, मैं इनके बीच में से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है सर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस d/2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस d/2। ऐसे क्वेश्चन आप लेवल में बहुत सॉल्व कर चुके हो सर, बहुत ज्यादा सॉल्व कर चुके हो। यार एक बात बताओ, ये दोनों सेम चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज हैं, तो दोनों पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो तो दोनों को मिलाने वाली लाइन अपोजिट लगेगा एकदम, ये इसको दूर भगा रहा होगा, ये इसको दूर भगा रहा होगा, इसको मैंने मान लिया Fe। क्लियर हो रही है बात बच्चों, इनके पास मास है, मास है तो एक फोर्स इन पर ऐसे लग रहा होगा mg, बोलो, है ना बच्चों। में इस एंगल को मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बोलो पक्की बात है ना। बच्चे एक बात और सुनना, ये स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग पर कुछ मास लटका हुआ है, जिसमें कुछ टेंशन भी तो आएगा T, मान लो कितना आ रहा है T, ठीक है। मान लो बच्चों मैंने इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाया, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी क्या होना चाहिए, थीटा, बोलो बोलो बोलो, पक्की बात है क्या, जेड बन रहा है ना, और जेड के दोनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों यहां पर बात करूंगा तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा। अब देखो T वेक्टर क्वांटिटी है, टेंशन है, तनाव है ना, तो वेक्टर है, सदिश है, वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, T के कंपोनेंट जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट आता है cos, तो इधर हो जाएगा T cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं होता उधर कंपोनेंट आता है sin, तो ये हो जाएगा T sin थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है सर, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, ध्यान देना, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि ये बॉल, दोनों ही बॉल फिलहाल इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इन पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स कब 0 होगा सर, जब इसके अपोजिट ये इक्वल हो जाए और इसके अपोजिट ये इक्वल हो जाए, तभी तो नेट फोर्स नहीं आएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है सर, T sin थीटा इक्वल होना चाहिए Fe के, और T cos थीटा इक्वल होना चाहिए mg के। बोलो सर बात समझ में आई क्या, है ना। दोनों को डिवाइड कर दूं, आपस में डिवाइड करूंगा तो सर साइन अपॉन में कॉस, यहां तो बनेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू Fe अपॉन में mg, Fe
इक्वल्स टू एफ ई के Q1 Q2 Q1 और Q2 Q इंटू Q का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितने दोनों के बीच d, तो इस टाइम पर फोर्स कितना लग रहा हो k क्यू स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर और नीचे वैल्यू पहले से है mg। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों tan थीटा निकालना है मुझे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है बच्चों, ये थीटा, ये जो d है ना, ये d 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 2 सेंटीमीटर ही आएगी और आधी हो गई है ना भाई। 1/20 गुणा है, 20 से डिवाइड करूंगा तब जाके 2 सेंटीमीटर आएगा, मतलब 20 गुना कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब इतना कम है तो ये तो इस लेंथ के कंपैरिजन में ये वाली चीज तो नेग्लिजिबल हो गई, मतलब आपने इतनी लेंथ थी, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो ये एंगल बहुत छोटा है ना, और जब एंगल बहुत छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा है, तो tan थीटा नियरली इक्वल होता है sin थीटा के। ये की होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सर, ये की होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ऐसे क्वेश्चन जहां पे मिले स्ट्रिंग वाले, वहां पर ये चीज अप्लाई करता हूं मैं, और ये चीज आप लेवल में सीख चुके हो। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो अब tan थीटा को sin थीटा बोल सकता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, sin थीटा इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर अपॉन में d इंटू m इंटू g d स्क्वायर। ठीक है, sin थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना? चल क्या रहेगा? एग्जांपल 1.8 tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना? d/2, हाइपोटेनियस कितना? l, तो सर sin थीटा हो गया d/2 अपॉन में l। ठीक है, इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर mg। सर यहां से आप q को एक तरफ रख लो, q स्क्वायर को, बाकी सबको इधर देख लो, तो यहां d स्क्वायर आएगा d क्यूब इंटू mg, q स्क्वायर इक्वल्स टू d क्यूब इंटू mg अपॉन में, सर d क्यूब mg तो ऊपर आ गए, k कहां आ जाएगा? नीचे, तो ये हो जाएगा 2k इंटू l। ठीक है, ये स्क्वायर है सर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा d क्यूब इंटू mg अपॉन में 2kl। सबकी वैल्यू आपके पास है, आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। फाइनली q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यूज पुट कर दो सर सबकी। d का क्यूब, d कितना है? 4 सेंटीमीटर। सर 4 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो 10⁻⁻² मीटर, इसका करना है क्यूब। ठीक है, इंटू m इंटू g, इंटू m कितना है सर? 200 ग्राम, ग्राम है ना, तो 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। ठीक है, g की वैल्यू कितनी होती है सर? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बचा क्या? 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻⁻। इसको सॉल्व कर लेना, q की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना, q की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी सर? 4/3 इंटू 10⁻⁻7, 1.33 इंटू 10⁻⁻7 गुना, ये हो जाएगा आंसर। बोलो सर, ये कूलॉम्स लॉ है, केवल सिंगल दो चार्ज जिनके बीच में कोई फोर्स लग रहा हो, उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने अब तक की वीडियो में डिस्कस कर लिए। बात क्लियर हुई क्या सर? बोलो, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जो भी क्वेश्चंस बोर्ड पर हैं उन्हें नोट करें। हाँ जी सर, नोट कर लिया? पक्का? चलिए सर, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं सर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स चलेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मोर देन 2 चार्जेस, मतलब 2 से ज्यादा चार्जेस की वजह से मैं एक बार फोर्स देखूंगा, मतलब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लिया है ना मैंने, है ना? उन चीजों की डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर हो गया सर बात? चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपनी एनर्जी ऐसे ही बनाए रखें, पढ़ते रहें और रेगुलर रूप से पढ़ते रहें। क्लियर? चलिए सर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।